हेलो नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं देवाराम सारन आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि अपन ने वो फिफ्थ सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स की क्लास है जो लेके आए अपने एग्रीकल्चर मार्केटिंग सब्जेक्ट है उसके बारे में वो अपन चर्चा कर रहे थे। इसके फर्स्ट चैप्टर अपन ने वो पढ़ लिया। आज अपन बात करेंगे इसके सेकंड चैप्टर की। कौन सा चैप्टर? एग्रीकल्चर मार्केटिंग का सेकंड चैप्टर अपना रहने वाला है। वो रहेगा मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केटिंग मिक्स, मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में वो आज अपन पढ़ने वाले। मुख्यतः ये तीन पढ़ेंगे अपन। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे आज अपनी क्लास के अंदर, मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ेंगे और मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, मार्केट का विभेदीकरण के बारे में वो पढ़ेंगे। फिर अपन क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग की क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में वो अपन चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में इस चैनल को अधिक से अधिक है वो शेयर कीजिए। शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। आज का अपना सेकंड टॉपिक है वो रहने वाला है मार्केट स्ट्रक्चर के पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बाजार की संरचना पढ़ेंगे। अपन पहले बात करेंगे बाजार की संरचना, उसके बाद में अपन है वो मार्केटिंग मिक्स पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे मार्केट सेगमेंटेशन। फिर अब पहले अपन बात करते हैं बाजार संरचना की। बात करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। कि आर्थिक बाजार संरचना को विभिन्न श्रेणियों में वो समूहीकृत किया गया है। जो अपने इकोनॉमिक मार्केट स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक मार्केट स्ट्रक्चर को विभिन्न समूहों के अंदर है वो अलग अलग भागों में विभेदित किया गया है। उन समूहों की है वो अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मैं बताऊं, अगर अपन मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो इकोनॉमिक मार्केट को है वो निम्न ग्रुपों के अंदर है विभक्त किया गया है। कौन कौन से ग्रुप है उनकी बात करें तो फर्स्ट अपना ग्रुप है ऑन द फर्स्ट अपना है वो इकोनॉमिक्स मार्केट स्ट्रक्चर है। इनको दो ग्रुपों में मेन बांटा गया। फर्स्ट है अपना ऑन द कंपटीशन बेसिस यानी कि अपने कंपटीशन के आधार पर, प्रतिस्पर्धा के आधार पर। किसके आधार पर? प्रतिस्पर्धा के आधार पर। और दूसरा अपना ग्रुप है मार्केट का वो है ऑन द बेसिक साइज ऑफ वॉल्यूम, आयतन के आधार पर। किसके आधार पर? आयतन के आधार पर। ये दो अपने है वो क्या है मार्केट के है वो पार्ट है। दो प्रकार के मार्केट ग्रुप है मुख्य रूप से मार्केट के बनाए गए हैं। इसमें मैं बात करूं ऑन द कंपटीशन बेसिक के आधार की बात करें ये तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है परफेक्ट मार्केट और एक होता है इम्परफेक्ट मार्केट। मतलब पूर्ण बाजार और अपूर्ण बाजार। क्या होता है? पूर्ण बाजार होता है एक तो, और दूसरा होता है वो अपने क्या होता है? अपूर्ण बाजार होता है। कौन सा बाजार होता है? अपूर्ण बाजार होता है। पूर्ण बाजार और अपूर्ण बाजार ये दो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के आधार पर बाजार दो प्रकार का होता है। एक होता है परफेक्ट मार्केट और दूसरा होता है इम्परफेक्ट मार्केट। अपन बात करें ऑन द बेसिक साइज ऑफ वॉल्यूम, आयतन के आधार पर बात करें तो आयतन के आधार पर भी है वो मार्केट तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का मार्केट होता है। एक होता है होलसेल मार्केट और एक होता है रिटेल मार्केट। एक तो होता है होलसेल मार्केट और एक होता है खुदरा बाजार, जिसको अपन बोलते हैं रिटेल मार्केट हो गया, खुदरा बाजार। और एक हो गया थोक बाजार। कौन सा बाजार हो गया? थोक बाजार हो गया। अब बात करें अपन पर इम्परफेक्ट मार्केट की बात करें, अपूर्ण बाजार की बात करें तो इम्परफेक्ट मार्केट दो प्रकार का होता है। इम्परफेक्ट मार्केट की बात करें तो इम्परफेक्ट मार्केट कितना प्रकार का होता है? इम्परफेक्ट मार्केट भी है वो अपने डियर्स दो प्रकार के होते हैं। उनकी मैं अगर बात करूं तो एक तो होता है अपने ऑन द बेसिस ऑफ सेलर यानी कि सेलर के आधार पर। किसके आधार पर? जो सेलर होता है, विक्रेता होता है, विक्रेता के आधार पर है वो बाजार होता है। इम्परफेक्ट बाजार दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेलर, विक्रेता के आधार पर। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ बायर यानी कि क्रेता के आधार पर। किसके आधार पर? क्रेता के आधार पर। विक्रेता के आधार पर भी है वो बाजार होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं बाजार अपने? है वो तीन प्रकार के होते हैं। विक्रेता के आधार पर बाजार तीन प्रकार के होते हैं: मोनोपोली एकाधिकार, ड्यूपोली द्विअधिकार, ओलिगोपोली अल्पाधिकार और मोनोपोलिस्टिक। ये है वो तीन प्रकार के बाजार होते हैं विक्रेता के आधार पर। और अपन क्रेता की बात करें, बायर की बात करें, खरीदने वाले की बात करें तो इसके आधार पर भी बाजार मोनोप्सोनी, ड्यूप्सोनी और ओलिगोप्सोनी तीन प्रकार के बाजार अपने होते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। ये अपने हो गया बाजार की स्ट्रक्चर की बात हो गई कि इनको बाजार को कौन कौन से ग्रुपों में वो बांटा गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो प्रतिस्पर्धा के आधार पर बाजार होते हैं। ये अपने दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिस्पर्धा के आधार पर बाजार दो प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिक कंपटीशन बेसिस के आधार पर दो प्रकार के बाजार होते हैं, एक परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट बाजार।
कौन से बाजार? परफेक्ट बाजार, पूर्ण बाजार, और दूसरा होता है इम्परफेक्ट बाजार, अपूर्ण बाजार। फिर अपन अपूर्ण बाजार को दो भागों में बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ सेलर एंड ऑन द बेसिस ऑफ बायर, यानी कि क्रेता के विक्रेता के आधार पर और क्रेता के आधार पर। विक्रेता के आधार पर बाजार चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के बाजार होते हैं। कौन कौन से? एकाधिकार मोनोपोली मार्केट, द्विआधिकार ड्यूपोली मार्केट, अल्पाधिकार ओलिगोपोली मार्केट, और एकाधिकारात्मक यानी कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ये होते हैं अपने चार प्रकार के होते हैं। फिर अपने होता है क्रेता के आधार पर। क्रेता के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। अल्पाधिकार क्रेता बाजार, एक क्रेता बाजार यानी कि ओलिगोप्सोनी, मोनोप्सोनी और ड्यूप्सोनी, ये होती है। उसके बाद में अपन बात करें आयतन की, तो आयतन के आधार पर भी मार्केट होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आयतन के आधार पर मार्केट दो प्रकार के होते हैं। थोक बाजार होलसेल मार्केट, और खुदरा बाजार यानी कि रिटेल मार्केट। कौन से? होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। ये तो हो गई अपने मार्केट की स्ट्रक्चर, मार्केट की संरचना की। बाजार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में अपन ने वो बात कर ली। अब अपन एक एक की बात करेंगे कि होलसेल मार्केट क्या होता है, रिटेल मार्केट क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, उन सब के मोनोपोली क्या होता है, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो बाजार संरचना का तात्पर्य बाजार की उन विशेषताओं से है जो व्यापारी के व्यवहार और उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। अगर अपन मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें डियर्स, कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी मैं अगर बात करूं, मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है, मार्केट स्ट्रक्चर का तात्पर्य उन विशेषताओं से होता है जो है व्यापारी के व्यवहार को क्या करते हैं, व्यापारी के व्यवहार के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? वे सभी विशेषताएं जिसकी वजह से व्यापारी के व्यवहार को व्यवहार है वो प्रदर्शन, व्यवहार प्रदर्शन प्रभावित होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मार्केट स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। अब अपन एक एक मार्केट का है वो प्रकार पढ़ लेते हैं बहुत विस्तार से। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ऑन द बेसिक ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा के आधार पर मार्केट। तो अपन को पता है, अपन ने बात की कि प्रतिस्पर्धा की बात करें तो प्रतिस्पर्धा के आधार पर मार्केट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब अपन बात करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है वो क्या होता है। अगर अपन बात करें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें एक समान वस्तु होमोजीनियस प्रोडक्ट के बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मीन्स क्या होता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मार्केट की वो स्थिति होती है, बाजार की वो स्थिति होती है जहाँ एक समान वस्तु है। कौन सी वस्तु है? जो एक समान वस्तु होती है, इन एक समान वस्तुओं की है वो क्या होते हैं? बहुत अधिक विक्रेता एवं क्रेता होते हैं। जो एक समान वस्तुएं होती है, उन एक समान वस्तुओं को खरीदने वाले और बेचने वाले बहुत सारे हैं, वो क्या होते हैं? क्रेता और विक्रेता होते हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले होते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? परफेक्ट मार्केट बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बोलते हैं। क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होने के कारण एक क्रेता तथा एक विक्रेता बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते। क्या होते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होने के कारण कोई एक विशेष क्रेता या कोई एक विशेष विक्रेता उस मार्केट के अंदर है वो कीमत को है वो निर्धारित नहीं कर सकता है। ठीक है डियर्स, अगर मान लो एक क्रेता या फिर एक विक्रेता है जो बिक्री करने वाला है, वो प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाएगा, तो क्रेता होंगे वो किसी दूसरे के पास में जाके उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। इसलिए जो पूर्ण कंपटीशन मार्केट होते हैं, इनके अंदर कोई भी एक क्रेता अथवा एक विक्रेता, जो सेलर और बायर होते हैं, वो है मार्केट की वैल्यू को, कीमत को है वो प्रभावित नहीं कर पाते हैं, बाजार की कीमत को है वो प्रभावित नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल की बात करें अपन की परफेक्ट मार्केट के एग्जांपल क्या है? वेजिटेबल्स मार्केट होगी, फ्रूट्स मार्केट है, ऑयल मार्केट है, ग्रेन्स मार्केट है। वेजिटेबल्स के अंदर अपन को पता है कि सब्जियां बेचने वाले बहुत सारे होते हैं, तो खरीदने वाले भी बहुत सारे होते हैं। तो एक कोई बायर और या फिर एक सेलर है, वो सब्जी के भाव को है वो कम ज्यादा नहीं कर सकते, पूरे मार्केट होता है, इसमें बहुत सारे होते हैं इसलिए। नेक्स्ट अपना है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कौन सा है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अपना टाइप्स है वो है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इसके अंदर जो प्रतियोगिता होती है, जो सेलर और बायर होती है, उनकी संख्या क्या होती है? कम होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सेलर और बायर, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? कम होती है। ये अपन को है वो ध्यान रखना है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें विभिन्न वस्तुएं हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट की न कि समरूप होती है, किंतु मिलती जुलती वस्तुओं को बेचने वाले बहुत छोटी छोटी फर्में होती है।
इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करें तो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बाजार की वो स्थिति होती है जिसमें विभिन्न वस्तुएं हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं जो समान नहीं होते हैं परंतु मिलती जुलती वस्तुओं के बेचने वाले बहुत सी छोटी छोटी होती है, वो क्या होती है, फर्में होती है। मतलब एक समान वस्तुएं समान नहीं होती है लेकिन उन जैसी वस्तुओं को बेचने वाले बहुत सारी फर्में होती है। जैसे अपन एग्जांपल की बात करें, जैसे मार्केट पेन की अपन बात करें तो पेन होती है, वो सभी पेन एक समान नहीं होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन कार्य सभी का एक समान ही होता है। अलग अलग कंपनी की पेनें होती है, वो अलग अलग होती है। तो पेन इस प्रकार के जो मार्केट होते हैं इसको अपन अपूर्ण प्रतियोगिता या इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं। इसमें एक और वस्तु विभेद के कारण प्रत्येक विक्रेता अपने क्षेत्र में एक छोटा सा एकाधिकार होता है। क्या होता है इसमें, एक और वस्तु विभेद के कारण वस्तुओं का विभेद हो जाता है, इसके कारण प्रत्येक विक्रेता होता है वो अपने एक छोटे से क्षेत्र में एकाधिकार होता है तथा एक सीमा तक वह वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सकता है। जैसे अपन ने मान लो कोई पेन है अपने, जैसे पेंटेक्स पेन हो गई, तो पेंटेक्स पेन का जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक उपभोक्ता है, सॉरी उत्पादक है, जो उत्पादन करने वाला है, वो प्रोड्यूसर उसकी एक सीमा तक है वो कीमत को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, लेकिन ज्यादा वो कीमत को बढ़ाएगा तो लोग पेंटेक्स पेन को खरीदना बंद कर देंगे, दूसरी कंपनी के पेन है वो खरीद लेंगे। समझ गए ना। इस प्रकार होता है कि इनमें एक और वस्तुओं को विभेद होने के कारण अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होने के कारण प्रत्येक विक्रेता अपने क्षेत्र में एक छोटा सा एक अधिकार रखता है। एक सीमा तक वो वस्तु की सीमा वैल्यू को, उसकी जो कीमत होती है उसको बढ़ा या घटा सकता है, प्रभावित कर सकता है, उससे बाद में वो प्रभावित नहीं कर सकता। अगला है अपना ऑन द बेसिक ऑफ सेलर। अब अपन बात करते हैं अपूर्ण कंपटीशन की बात करें तो अपूर्ण जो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑन द बेसिक ऑफ सेलर और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ बायर। बात करते हैं ऑन द बेसिक ऑफ सेलर की, तो इसमें फर्स्ट मार्केट अपना आता है, वो आता है मोनोपोली मार्केट या एकाधिकार बाजार। कौन सा मार्केट आता है, मोनोपोली मार्केट आता है या एकाधिकार बाजार आता है। मोनोपोली मार्केट की बात करें तो मोनोपोली शब्द है वो एकाधिकार शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्लस अधिकार। एकाधिकार कितने शब्दों से मिलकर बना है, एक और अधिकार, दो शब्दों से मिलकर वो बना है। अर्थात बाजार की वह स्थिति जब बाजारों में वस्तुओं का केवल एकमात्र विक्रेता हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोपोली मार्केट बोलते हैं। बाजार की वह स्थिति जिसमें बाजार में वस्तु का केवल है वो एकमात्र विक्रेता होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोपोली मार्केट बोलते हैं। ऐसा मार्केट जिसके अंदर केवल एक ही प्रकार का क्या हो, विक्रेता हो, सेलर है वो केवल एक ही होता है तो उसको अपन मोनोपोली मार्केट बोलते हैं। एकाधिकार बाजार की दशा में वस्तुओं का एक अकेला विक्रेता होने के कारण विक्रेता का वस्तु की सप्लाई और प्राइस पर है वो पूर्ण नियंत्रण रहता है। जब किसी वस्तु का एक ही विक्रेता होता है, मार्केट के अंदर एक ही सेलर होता है, तो उस वस्तु की प्राइस के ऊपर और उस वस्तु की है वो सप्लाई के ऊपर पूर्ण रूप से उसका है वो अधिकार रहता है। ये होता है अपना मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली इज द मेड अप टू वर्ड्स मोनो और पोलीज। ये मोनोपोली है वो इसके अंदर एक ही प्रकार का जो विक्रेता सेलर होता है, इसलिए है वो ये अपने वस्तु की है वो प्राइस और सप्लाई को है वो प्रभावित करता है। इसके एग्जांपल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड विंडोज कंपनी, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनियां है, विंडोज कंपनीज है, वो मार्केट के अंदर एक ही होने के कारण ये अपने अपने जो प्रोडक्ट होता है इस प्रोडक्ट की वैल्यू को है वो कीमत को है वो प्राइस को है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं और उसकी सप्लाई को भी है वो ये प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट अपना आता है ड्यूपोली मार्केट। कौन सा मार्केट आता है स्टूडेंट्स, ड्यूपोली मार्केट आता है, द्विआधिकार मार्केट आता है। इस तरह के बाजार में किसी फर्म द्वारा उत्पादित उत्पाद को बेचने के लिए एक से अधिक यानी दो विक्रेता बाजार में उपस्थित होता है। ड्यूपोली मार्केट के अंदर क्या होता है कि कोई भी फर्म है, उस फर्म के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, उत्पाद तैयार किया जाता है, उस उत्पाद को बेचने के लिए दो विक्रेता बाजार के अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इन बाजारों में हेटेरोजीनस प्रोडक्ट होते हैं। इन बाजारों के अंदर क्या होते हैं, हेटेरोजीनस प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि एक ही कंपनी के ना होके अलग अलग कंपनीज के मतलब है वो अलग अलग लोगों के प्रोडक्ट होते हैं जिनकी कीमत पर विक्रेता का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है, जिनकी कीमत पर विक्रेता का नियंत्रण होता है। जो सेलर होते हैं, सेलर के ऊपर है, सेलर के का है वो वस्तु की प्राइस पर नियंत्रण होता है।
ड्यूपोली मार्केट ओलिगोपोली का ये एक तरह का रूप होता है। जो ओलिगोपोली मार्केट होती है, ड्यूपोली मार्केट है, ये ओलिगोपोली मार्केट का ये एक तरह का क्या होता है, रूप होता है। जैसे अपन बात करें एग्जाम्पल की वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गए इत्यादि, ये होते हैं वो ड्यूपोली मार्केट के एग्जाम्पल है, वीजा एंड मास्टर कार्ड मार्केट इत्यादि। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओलिगोपोली मार्केट की। किसकी बात करते हैं, ओलिगोपोली मार्केट की बात करते हैं। अल्पाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता का ये एक रूप है। अल्पाधिकार की बात करें तो ये अपूर्ण प्रतियोगिता का एक रूप है, यानी कि इम्परफेक्ट मार्केट का क्या है, एक प्रकार का रूप है, एक प्रकार है। अल्पाधिकार बाजार में ओलिगोपोली मार्केट होता है। इस ओलिगोपोली मार्केट में बाजार संरचना का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें वस्तु के विक्रेताओं की संख्या थोड़ी अधिक होती है। ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है कि कोई भी वस्तु है, कोई प्रोडक्ट है, उस वस्तु के विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। वस्तु के जो सेलर होते हैं, सेलर की संख्या क्या होती है, सेलर की संख्या होती है वो थोड़ी सी अधिक होती है। जिसमें यहाँ किसी वस्तु के उत्पादन पर कुछ विक्रेताओं का है वो अधिकार होता है। यहाँ तो क्या होता है कि वस्तु के विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, यहाँ कोई वस्तु के उत्पादन पर कुछ विक्रेताओं का अधिकार होता है। ओलिगोपोली फर्म्स समरूप होमोजीनियस प्रोडक्ट एवं विभेदीकृत हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है। ओलिगोपोली फर्म्स होते हैं, ये ओलिगोपोली फर्म्स होते हैं, ये होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस दोनों प्रकार की वस्तुओं का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। यहाँ ऐसे उत्पाद बेचती है जिनका बाजार में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स उपलब्ध नहीं होता है। ये ओलिगोपोली मार्केट, जो ओलिगोपोली फर्म्स होते हैं, ये होमोजेनियस या फिर हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट को है वो बेचते हैं, और यहाँ फिर ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं जिनका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है वो मार्केट के अंदर उपलब्ध नहीं होता है। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है उसकी जगह कोई दूसरा ऐसा कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है वो मार्केट के अंदर उपलब्ध नहीं होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके, मेयर्स ने वो ओलिगोपोली की एक डेफिनेशन बताई थी कि मेयर्स के अनुसार, किसके अनुसार, मेयर्स के अनुसार, मेयर्स एक है वो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने बताया कि अल्पाधिकार बाजार उस अवस्था को कहते हैं, अल्पाधिकार बाजार उस अवस्थाओं को कहते हैं जहां पर विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है, विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, कम होती है, कि प्रत्येक विक्रेता की पूर्ति का बाजार की कीमत पर प्रभाव पड़ता है। मेयर्स ने क्या बताया कि मेयर्स ने बताया कि ओलिगोपोली मार्केट ऐसे मार्केट होते हैं जहां पर विक्रेताओं की संख्या होती है वो कम होती है। क्या होती है, विक्रेताओं की संख्या कम होती है, और प्रत्येक विक्रेता यानी प्रत्येक विक्रेता की पूर्ति होती है वो बाजार की कीमत पर क्या करती है, प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक विक्रेता इस बात को है वो जानता है, इस बात को जानता है विक्रेता कि अगर मान लो मेरा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नहीं गया है तो प्रोडक्ट की कीमत है वो प्रभावित होती है। इस जो ओलिगोपोली मार्केट होते हैं इनके अंदर विक्रेताओं की संख्या कम होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो अपने इसके एग्जाम्पल हो गए सीमेंट कंपनीज हो गई, सीमेंट पे मार्केट है, पेट्रोल मार्केट है, ये होते हैं इनके ओलिगोपोली मार्केट के उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल है। फिर अपना है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, एकाधिकारात्मक बाजार। कौन सा होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, एकाधिकारात्मक बाजार। मोनोपोलिस्टिक तरह के बाजार पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार दोनों का एक मध्य स्वरूप होता है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट होते हैं ये पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और मोनो मोनोपोली मार्केट होते हैं। इन मोनोपोली मार्केट के दोनों का क्या होते हैं, मध्यम होते हैं, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार। पूर्ण प्रतियोगी बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता में जो एकाधिकार बाजार होता है इनके बीच का है वो क्या होता है, इनके मध्यम का एक स्वरूप होता है। इस प्रकार के बाजार में किसी कंपनी के द्वारा उत्पाद या सेवाएं लोगों को प्रदान करवाई जाती है। जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है कि किसी कंपनी के द्वारा उत्पाद या सेवाएं होती है वो लोगों को करवाई जाती है। एग्जाम्पल से अगर अपन समझे, उदाहरण की बात करें तो लाइफ बॉय मार्का नहाने के साबुन की दृष्टि से और किसी उत्पादक द्वारा नहीं अपनाया जा सकता। जो लाइफ बॉय मार्का है, जो लाइफ बॉय साबुन आता है नहाने का, उस लाइफ बॉय साबुन को है वो कोई दूसरी कंपनी उस मार्के को है वो नहीं अपना सकती। केवल लाइफ बॉय कंपनी होती है वो ही इस प्रकार के प्रोडक्ट है वो लाइफ बॉय साबुन है वो उनका उत्पादन करती है। लेकिन अंत इस प्रकार के लाइफ बॉय के उत्पाद को एकाधिकार प्राप्त है। क्या है कि लाइफ बॉय का उत्पाद केवल लाइफ बॉय कंपनी ही कर सकती है, इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी साबुन बना के उसके ऊपर लाइफ बॉय का मार्क नहीं लगा सकती। तो लाइफ बॉय कंपनी को क्या है, एकाधिकार प्राप्त है, किसके लिए, कि लाइफ बॉय साबुन है वो उत्पाद करने का क्या है, इनको एकाधिकार प्राप्त है। परंतु साथ ही बाजार में अनेक मार्का उपलब्ध होते हैं, परंतु साथ के अंदर मार्केट के अंदर अनेक मार्का उपलब्ध है, जैसे अमान हो गया, रेक्सोना हो गया, लक्स हो गए, अन्य भी है वो
अन्य मार्ग है वो बाजार में उपलब्ध है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। तो अपने जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगो मोनोपोली, एकाधिकार बाजार और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के क्या है, मध्यम होता है। क्योंकि इनको, जैसे कोई कंपनी है, जैसे अपने कंपनी मान लेते हैं साबुन की, अपन ने कंपनी शुरू की लाइफ बॉय, तो लाइफ बॉय कंपनी के जो साबुन बनाएंगे, उस लाइफ बॉय के अपन मान लो कोई साबुन बना रहे हैं, तो अपन साबुन बना के उसके ऊपर लाइफ बॉय का मार्केट वो लोगो है वो नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि उन्होंने पहले है उस लोगो को रजिस्टर्ड कर रखा है, इसलिए अपन को है वो नहीं लगा सकते। लेकिन उसके जैसे साबुन दूसरे उत्पाद करके अपन उसका है वो अपना खुद का कोई दूसरा लोगो है वो लगा सकते हैं। तो ये होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। इन विक्रेताओं के बीच में परस्पर प्रतियोगिता होती है। क्या होती है? इन विक्रेताओं के बीच में वो कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है। क्योंकि यदि एक ब्रांड के उत्पादक वस्तु की अधिक कीमत लेता है, अगर मान लो कोई एक ब्रांड के उत्पादक है वस्तु की अधिक कीमत लेता है, मान लो लाइफ बॉय है वो साबुन के भाव बढ़ा देता है, तो ग्राहक ब्रांड को है वो दूसरे ब्रांड को खरीद लेगा। अगर मान लो लाइफ बॉय की मार्केट के अंदर वैल्यू बढ़ जाती है, तो अपन कोई दूसरा ब्रांड, जैसे ये हो गया हमाम रेक्सोना वगैरह है, वो अपन लक्स वगैरह दूसरा प्रोडक्ट है वो खरीद लेंगे। बाजार में वस्तुओं के अनेक स्थापन होने के कारण इनके बीच प्रतिस्थापन की लोच भी बहुत अधिक होती है। मार्केट के अंदर है वो दूसरे प्रकार के, अन्य प्रकार के समान स्थापन होने के कारण, उनके अनेक है वो सब्सिट्यूट होने के कारण क्या होते हैं, इनके प्रतिस्थापन की लोच भी बहुत अधिक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि वास्तविक बाजार में विभिन्न एकाधिकारों के बीच में प्रतियोगिता होती है। जो वास्तविक बाजार होता है इनके अंदर बीच में वो जो विभिन्न एकाधिकार होते हैं, उन एकाधिकारों के बीच में वो प्रतियोगिता होती है, जिससे एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जो एकाधिकार प्राप्त है, जैसे लक्ष्य का एकाधिकार प्राप्त है, लाइफ बॉय को एकाधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार इनके बीच में भी है वो एकाधिकार प्राप्त होने के बाद में भी इनके बीच में क्या होती है, प्रतियोगिता होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता कहते हैं। यहाँ पर इसको अपन है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब होता है कि एकाधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी क्या होती है, प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट अपना प्रकार आता है इम्परफेक्ट मार्केट का दूसरा रूप है वो है अपना ऑन द बेसिक ऑफ बायर, खरीदने वालों के आधार पर, क्रेता सॉरी हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ बायर, यानी कि क्रेता या खरीदने वालों के आधार पर बाजार के प्रकार। तो अपने यहाँ पर भी है वो तीन प्रकार के बाजार देखे थे। फर्स्ट है अपना मोनोप्सोनी मार्केट, एक क्रेता बाजार। क्या होता है मोनोप्सोनी मार्केट? एक क्रेता बाजार, एक बाजार जिसमें कई विक्रेताओं द्वारा सामान या सेवाओं की पेशकश की जाती है। ऐसा बाजार जिसमें कई प्रकार के विक्रेता आते हैं, वो अपने सामान या सेवाओं को है वो लेके आते हैं, लेकिन केवल एक ही खरीदार होता है। मान लो आप कभी मंडी में जाओ, जैसे आपने जो ब्लॉक स्तर की मंडी होती है, कौन से स्तर की, ब्लॉक स्तर की मंडी होती है, उस मंडी में जाओगे तो कभी कभार आपको वहां का अपने जो सामान लेके जाते हैं, जैसे अपन मंडी के अंदर गेहूं लेके चले गए, क्या लेके चले गए, गेहूं लेके चले गए ब्लॉक स्तर की मंडी के अंदर, तो क्या होता है वहां पर खरीदने वाला केवल एक ही होता है। क्या होता है? जो खरीदार होता है वहां पर कभी कभार वो एक ही खरीदार होते हैं वहां पर, तो वो क्या करता है, केवल एक ही खरीदार होता है, तो अकेला खरीदार कई विक्रेताओं का सामान करता है, कई कई विक्रेताओं का सामना करता है और कम कीमत पर सामान खरीद देता है। जैसे अपन ब्लॉक स्तर की मंडियों वगैरह में देखते हैं कि वहां पर खरीदार होते हैं वो बिल्कुल ही कम होते हैं। कभी कभार अपन को जाते हैं ऑफ सीजन के अंदर कोई एक आध अपन को है वो खरीदार मिलता है, फिर वो अपने मन के भाव है वो लगाता है। समझ गए? तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक क्रेता बाजार बोलते हैं, मोनोपोली मार्केट बोलते हैं, जिसमें खरीदने वालों की संख्या होती है, विक्रेताओं की संख्या होती है वो अधिक होती है, और खरीदने वालों की संख्या क्या होती है, कम होती है, एक होती है। और जब खरीदने वाले की संख्या एक होती है तो वो अपने कम कीमत पर है वो सामग्री को क्या कर देता है, खरीद देता है, कि अगर आप मुझे इस कीमत पे है वो भाव पे गेहूं दोगे तो ठीक है, नहीं मैं वरना नहीं खरीदूंगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्यूप सोनी मार्केट, द्वितीयकार बाजार। कौन सा बाजार? ड्यूप सोनी मार्केट व द्विकृत बाजार। यह बाजार की वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें किसी विशिष्ट उत्पाद या सेवा के लिए केवल दो बड़े खरीदार होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि बाजार वह अवस्था, बाजार की वह आर्थिक स्थिति जिसमें किसी विशेष सामान या किसी उत्पाद को या किसी सेवा को खरीदने के लिए केवल दो खरीदारी होते हैं। मान लो अपने ब्लॉक स्तर की मंडी होती है, उस मंडी के अंदर खरीदने वाले जो बनिया लोग होते हैं वो केवल दो ही आए,
तो वो है वो आपस में दो प्रकार के होते हैं, तो वो भी है वो कम भाव पर है वो क्या अपने सामान खरीदते हैं, प्रोडक्ट को लेते हैं। फिर अपना आता ओलिगोसोनी। ओलिगोसोनी है अल्पाधिकार क्रेता बाजार। ये बाजार का वह स्वरूप है जहाँ पर कुछ बड़े क्रेता होते हैं और जिनके द्वारा बाजार में प्रोडक्ट की सेवाओं पर अपना प्रभुत्व होता है। ओलिगोपसोनी मार्केट की बात करें तो बाजार का वह स्वरूप है ओलिगोपसोनी जहां पर कुछ क्या होते हैं क्रेता होते हैं, कुछ होते हैं वो खरीदने वाले होते हैं, जिनके द्वारा बाजार में प्रोडक्ट की सेवाओं पर अपना प्रभुत्व होते हैं। कम संख्या के अंदर है वो क्रेता होने के कारण क्या होते हैं कि जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की सेवाओं पर अपना क्या होता है प्रभुत्व होता है, क्या होता है प्रभुत्व होता है। उत्पाद की बहुत कम मांग की वजह से इस तरह के क्रेता या खरीदार विक्रेता को प्रभावित करते हैं। क्या उत्पाद की मांग होती है वो कम होती है, उत्पाद की मांग कम होने के कारण जो ओलिगोपसोनी प्रकार के क्रेता हैं वो क्या करते हैं विक्रेता को प्रभावित करते हैं, यानी कि उसकी प्राइस है वो कम देते हैं, जैसे उत्पाद या सेवाएं की कीमतें कम हो जाती है। उत्पाद या सेवाओं की कीमतें होती है वो कम होती है। मोनोपसोनी में केवल क्रेता होता है, एक ही होता है, खरीदने वाला एक होता है। ड्यूपसोनी में वो खरीदने वाले दो होते हैं और ओलिगोपसोनी में खरीदने वाले बिल्कुल ही कम संख्या में होते हैं। जो अपना प्रोडक्ट होता है उत्पाद होता है उस उत्पाद की मांग होती है वो कम होती है। जब अपन को पता है कि मांग कम होती है तो प्राइस, जब मांग कम होती है तो प्राइस हो जाती है वो क्या हो जाती है मूल्य हो जाता है वो क्या हो जाता है घट जाता है, क्या हो जाता है घट जाता है। मांग कम होने पर है वो मूल्य भी घट जाता है, ये अपन को ध्यान रखना है। इनके बीच में है वो समानुपाती संबंध होता है। अगर मांग बढ़ेगी, किसी भी प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी तो अपना उस प्रोडक्ट का मूल्य भी है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, समानुपाती संबंध होता है। और अगर मांग घटती है तो मूल्य का उस उत्पाद की मूल्य है वो भी घट जाएगा। मांग बढ़ने के साथ में उत्पाद की जो मूल्य है प्राइस है वो भी बढ़ती है और मांग घटने के साथ में उत्पाद की प्राइस है वो भी अपन घटती है, ये अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि आयतन के आधार पर बाजारों के प्रकार। अपन ने बात की थी आयतन के आधार पर बाजार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट। कौन से मार्केट, एक तो होता है अपना होलसेल मार्केट होता है और एक होता है रिटेल मार्केट होता है। पहले मैं बात करूं होलसेल मार्केट की, तो होलसेल मार्केट थोक बाजार होते हैं जहां पर है वो कंपनी से वो डायरेक्ट थोक के अंदर वस्तुओं को खरीदा जाता है। थोक बाजार खुदरा विक्रेताओं को वस्तुओं की बिक्री का बाजार कहते हैं, इनको क्या कहते हैं खुदरा विक्रेताओं को वस्तु की बिक्री का बाजार कहते हैं। यानी एक थोक व्यापारी एक निर्माता से बड़ी मात्रा में सामान और सेवाएं प्राप्त करता है। इसमें क्या होता है थोक व्यापारी का मतलब होता है एक जो कंपनी होती है बनाने वाली उस कंपनी से है वो थोक के अंदर यानी कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर उससे उत्पाद है वो प्राप्त करता है और फिर उन्हें है वो दुकानों में वितरित करता है जहां वे उपभोक्ताओं को बेचे जाते हैं। नेक्स्ट आता है अपना रिटेल मार्केट या खुदरा बाजार। खुदरा बाजार की बात करें तो खुदरा बाजार उत्पादों या मध्यस्थों के बजाय आवश्यकताओं के अनुसार है वो उपभोक्ताओं को वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री का बाजार होता है। खुदरा बाजार उत्पादों या मध्यस्थों के बजाय, इसमें है वो उत्पादकों या मध्यस्थों के बजाय आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की छोटी मात्रा में उपभोक्ताओं को वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री का बाजार करते हैं। यानी कि मतलब हो गया ये जैसे आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुसार मार्केट को है वो क्या करते हैं फिर धीरे धीरे वो उत्पादों को बेचते हैं। बड़ी संख्या में उत्पादों को ना बेच के अपनी आवश्यकता के अनुसार उत्पादों को बेचने का कार्य करते हैं रिटेल मार्केट। एक खुदरा कपड़े की दुकान उन लोगों को बेचती है जो कपड़े पहनेंगे, वो खुदरा जो मार्केट होता है रिटेल मार्केट होता है वो कपड़े उन लोगों को बेचते हैं जिनको कपड़े पहनने। इसमें अन्य दुकानों को कपड़ों की बिक्री शामिल नहीं होती है, उन्हें फिर से बेचेंगे। खुदरा बाजार थोक बाजार के विपरीत होता है। खुदरा बाजार क्या होता है थोक बाजार के विपरीत होता है। थोक बाजार में तो क्या होता है कि बड़ी संख्या के अंदर प्रोडक्ट खरीदते हैं फिर है वो आगे दुकानों के अंदर वितरित करते हैं, वो तो होता है अपना होलसेल मार्केट। और रिटेल मार्केट क्या होता है कि जैसे किसी कंज्यूमर्स को आवश्यकता होती है, किसी उपभोक्ता को उत्पाद की आवश्यकता होती है, वैसे ही है थोड़ा थोड़ी मात्रा के अंदर उस कंज्यूमर्स को है वो प्रोडक्ट बेचा जाता है। अब अपन बढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स, ये अपने हो गए मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ लिए। सेकंड अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा मार्केटिंग मिक्स, कि मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट क्या होती है, विपणन मिश्रण की अवधारणा क्या है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। मार्केटिंग मिक्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं डियर्स। मार्केटिंग मिक्स से तात्पर्य उत्पादन करने वाली फर्म अथवा उद्योग के स्वामी के द्वारा अपने उत्पाद की कीमत, उत्पादन को प्रोत्साहन एवं उत्पाद
प्रोत्साहन एवं उत्पाद एवं वितरण की प्रमुख उपयुक्त प्रकार की रणनीति बनाने से है, जिससे पसंद करते हुए कोई भी उपभोक्ता उत्पादों को अधिक से अधिक मात्रा में खरीदने को तैयार हो जाए। मार्केटिंग मिक्स के तात्पर्य क्या होता है कि कोई भी उत्पादन फर्म में या फिर कोई भी उत्पादन उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, वो अपने उत्पाद को इस प्रकार से बनाए, इस प्रकार से है वो क्या करे, उत्पाद की कीमत इस प्रकार से लगाए, उत्पादन का प्रोत्साहन करे, यानी कि उसका प्रमोशन इस प्रकार से करे जिससे प्रोडक्ट वितरण की है वो प्रमुख रूप से रणनीति बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कि उत्पाद को, अपना प्रोडक्ट होता है इसका ये वितरण किस प्रकार से करेंगे, अपने द्वारा तैयार किया, अपनी फर्म के द्वारा या इंडस्ट्री के द्वारा तैयार किया गया प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को किस प्रकार से अपन ने उसकी कीमत लगाए, किस प्रकार से अपन उसका है वो डिस्ट्रीब्यूशन करें, किस प्रकार से उसका अपन प्रमोशन करें, यह सभी जो क्रियाएं आती है अपने प्रोडक्ट को है वो अधिक से अधिक कंज्यूमर्स को देने के लिए, यानी कि अपने जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को अधिक से अधिक ऐसी प्लानिंग करते हैं, ऐसी प्लानिंग तैयार करते हैं, ऐसी रणनीति बनाते हैं जिससे कि उस कंपनी या फर्म का प्रोडक्ट है वो अधिक से अधिक कंज्यूमर्स यूज करें, अधिक से अधिक उपभोक्ता उसका है वो यूज करें। मार्केटिंग मिक्स विपणन रणनीति या मार्केटिंग प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जैसे कि मान लेते हैं, मैं आपको यहाँ उदाहरण से समझा रहा हूँ, जैसे कि कोई अपनी कंपनी के द्वारा उत्पाद तैयार किया, क्या तैयार किया, उत्पाद तैयार किया, तो इसके ऊपर अपन ने वो इसकी प्राइस क्या रखें, उसका है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, या इसकी है वो अपन क्या इसका प्रमोशन कैसे करें, प्रमोशन कैसे करें जिससे कि अपना जो भी कंज्यूमर है, क्या है कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, अपने प्रोडक्ट को ले सके। प्रोडक्ट की प्राइस तय करना, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना या प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, उसकी कीमतें वगैरह, ऐसी प्रकार से प्लानिंग करना, ऐसी रणनीति बनाना जिससे किसी कंपनी या फर्म का प्रोडक्ट है वो उस उपभोक्ताओं के द्वारा अधिक से अधिक यूज करें। यह जो क्रिया होती है उसको अपन मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। किसी भी उत्पाद के विपणन के लिए बनाई गई मार्केटिंग मिक्स प्लानिंग फर्म के अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने वाली होने के साथ साथ बाजार के सभी लक्ष्यों की पूर्ति करने वाली होती है। कोई भी अगर अपन मार्केटिंग मिक्स की प्लानिंग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी भी फर्म के द्वारा अगर मार्केटिंग मिक्स की प्लानिंग बनाई जाती है तो जो फर्म का लाभ होता है वो अधिक से अधिक होना चाहिए। इस प्रकार से अपन को मार्केटिंग मिक्स की प्लानिंग करनी चाहिए जिससे अपने फर्म की अधिक से अधिक लाभ प्रदान करे, यानी कि अपना प्रोडक्ट अधिक से अधिक बिके, अधिक से अधिक है वो अपने कंज्यूमर से उस प्रोडक्ट को खरीदें। उसके साथ साथ बाजार के जो भी लक्ष्य हैं उसकी भी पूर्ति करने वाले होने चाहिए। सबसे पहले ये योजना तैयार करनी पड़ती है कि किस प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए वस्तु या सेवाओं का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले तो अपन मार्केटिंग मिक्स के अंदर ये योजना तैयार करते हैं, ये प्लानिंग तैयार करते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं कि किस प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए, जो अपने मार्केट के अंदर उपभोक्ता है, उन उपभोक्ताओं के लिए किस प्रकार की वस्तु होनी चाहिए या किस प्रकार की सेवाओं का अपन को है वो निर्माण करना चाहिए। फिर उसके अनुसार है वो अपन क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं और बिक्री रणनीति बनाते हैं, सेल प्रमोशन प्लानिंग है वो अपनाई जाती है। सबसे पहले तो अपन ये तय करेंगे कि जो अपने उपभोक्ता है, क्या है, उपभोक्ता है जो अपने फर्म की ये वस्तु खरीदने वाले उपभोक्ता होते हैं, उन उपभोक्ताओं को क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है। पहले तो अपन उनकी आवश्यकता की बात करेंगे कि उनको किन चीजों की, किन प्रोडक्ट की आवश्यकता रहती है। फिर आवश्यकताओं के अनुसार अपन है वो क्या करेंगे, आवश्यकता के अनुसार है वो अपना उत्पादन करेंगे और अपने विक्रय रणनीति बनाएंगे, यानी सेल प्रमोशन की प्लानिंग है वो अपनाई जाती है। अपन बात करते हैं मार्केट मिक्स की डेफिनेशन की। अगर मैं बात करूं मार्केटिंग मिक्स की, तो विक्रय में सफलता प्राप्त करने के लिए विक्रय की विभिन्न नीतियों का जो सम्मिश्रण किया जाता है वो विपणन मिश्रण कहलाता है। यानी कि अपने कोई भी चीज का विक्रय करना है, क्या करना है, विक्रय करना है। उस अपना कोई भी, मान लो अपन ने उत्पाद तैयार किया है, क्या किया, उत्पाद तैयार किया है, उस उत्पाद को अपन को विक्रय करना है, क्या करना है, उस उत्पाद का विक्रय करना है। तो उस उत्पाद के विक्रय करने के लिए अपन जो भी रणनीति बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जो भी रणनीति बनाएंगे या जो भी योजनाएं बनाएंगे, उन योजनाओं को क्या कहते हैं, मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। यानी कि किसी भी फर्म के द्वारा या किसी भी इंडस्ट्री के द्वारा तैयार किया गया उत्पाद, उस उत्पाद को बेचने के लिए, उस उत्पाद को अधिक से अधिक कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती है, उन योजनाओं को अपन मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। जैसे मान लो ये पेन मैंने बना ली, अब इस पेन को बेचने के लिए मैं जो भी योजनाएं बनाऊंगा,
इस पेन को बेचने के लिए मेरे द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाएगी, जो भी मेरे द्वारा रणनीतियां बनाई जाएगी, जो भी मैं प्लानिंग करूंगा, उस प्लानिंग को क्या कहेंगे, मार्केटिंग मिक्स के नाम से जानेंगे। अब तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। इसमें वस्तु, प्रोडक्ट, वस्तु का ब्रांड अपना है, लोगो है वो किस प्रकार का होना चाहिए, ब्रांड है वो बात बहुत मायने रखता है। अपन को पता है कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जिनका ब्रांड है वो एक बार चमक गया है, अब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भले ही कम है लेकिन वो प्रोडक्ट ब्रांड की वजह से बिक रहा है। जैसे आज अपन बात करें नाइकी के जूते आ गए, या फिर अपन ऐसे बहुत सारे ब्रांड है कपड़ों के वगैरह, उन ब्रांड का है वो अच्छा होना चाहिए। ट्रेडमार्क, पैकेजिंग, उस प्रोडक्ट की, अपनी कोई भी प्रोडक्ट है उसका पैकेजिंग सही होना चाहिए, उसका मूल्य प्राइस होना वो चाहिए, सही होना चाहिए, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्ग है, वितरण मार्ग है वो सही होना चाहिए, विक्रय, प्रोडक्ट विक्रय करने की शक्ति होनी चाहिए, प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए विज्ञापन को है वो सही ढंग से लगाना चाहिए, विक्रय संवर्धन यानी कि अपने को प्रोडक्ट को किस प्रकार से बेचना है, वस्तुओं का भौतिक वितरण, विपणन अनुसंधान आदि को शामिल किया जाता है। मार्केटिंग में इसके अंदर क्या क्या शामिल होते हैं, तो मार्केटिंग में मिक्स के अंदर विपणन मिश्रण के अंदर वस्तु का ब्रांड, वस्तु का ट्रेडमार्क, वस्तु की पैकेजिंग, वस्तु का मूल्य, वस्तु का वितरण मार्ग, यानी कि जब अपन उसको वितरण कर रहे हैं तो वो किस मार्गों से जा रही है, हवाई मार्ग से जा रही है, सड़क मार्ग से जा रही है, यह भी है वो शामिल है। सड़क मार्ग से जाएगी तो इसकी वैल्यू है वो कम लगेगी। विक्रय शक्ति, अपन को प्रमोशन, उसको बेचने की शक्ति कितनी है, विज्ञापन, ये सभी जो है वो किसमें आते हैं, मार्केटिंग मिक्स के अंदर शामिल होते हैं। प्रत्येक संस्थान मार्केटिंग मिक्स के घटकों का सम्मिश्रण इस प्रकार करती है कि एक निश्चित समय वो स्थिति में उस व्यवस्था से अधिक लाभ कमाया जा सके। कोई भी संस्था है वो मार्केटिंग मिश्रण है वो मार्केटिंग मिक्स इस प्रकार से तैयार करती है कि एक निश्चित समय में वो अपन को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। मार्केटिंग मिक्स इज द यूनिक वे इन विच ए फर्म और इंडस्ट्रीज combine its price promotion, product and distribution channel strategies to apply the consumers। वास्तव में विपणन रणनीति या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसमें मार्केटिंग टूल्स का एक भाग है और उसके द्वारा विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। वास्तव में अपन अगर मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो मार्केटिंग मिक्स है वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, यानी कि विपणन करने की, कोई भी प्रोडक्ट बेचने की रणनीति है। क्या है, कोई भी प्रोडक्ट बेचने की जो अपन रणनीति तैयार करते हैं उसको ही तो अपन मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। विपणन उपकरणों या मार्केटिंग टूल्स का एक भाग होती है जिसके द्वारा अपने वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं या प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि अपन को मार्केटिंग मिक्स बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या है, अपन जब अपन मार्केटिंग मिक्स बना रहे हैं, विपणन नीति बना रहे हैं, तो विपणन नीति बनाते समय अपन को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में अपन वो बात करेंगे। अगर मैं बात करूं कि अपन को विपणन मिक्स बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना चाहिए बाजार लक्ष्यों को समझना चाहिए। सबसे पहले तो अपन के बाजार के लक्ष्यों को समझना चाहिए। बाजार लक्ष्यों का मतलब होता है कि अपने जो कंज्यूमर्स है, क्या है, अपने उपभोक्ता है, उन उपभोक्ताओं को किस प्रकार का उत्पाद की आवश्यकता है, अपने उपभोक्ताओं को किस प्रकार के उत्पाद की आवश्यकता है, सबसे पहले तो अपन को यह समझना चाहिए। अपन कोई भी कंपनी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अपन को ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार के उपभोक्ता है अपने मार्केट के अंदर, उन उपभोक्ताओं को किस उत्पाद की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं को तो आवश्यकता है वो अपने बेसिक रूल्स जैसे आटे की है और अपन बना रहे हैं नमक, तो ये अपना मार्केट चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो अपन को उपभोक्ताओं की देखनी है कि उपभोक्ताओं को किस चीज की आवश्यकता है। फिर बाजार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विपणन मिश्रण मार्केटिंग मिक्स का संयोजन करना आना चाहिए। फिर अपने उस उत्पाद को बेचने के लिए, क्या, उसके बाद में अपने उत्पाद को बेचने के लिए अपने पास में ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मार्केटिंग प्लानिंग होनी चाहिए कि अपने अपने उत्पाद को अधिक से अधिक बेच सके। विपणन मिश्रण मार्केटिंग मिक्स का भाग होता है जिसके द्वारा विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। विपणन मिश्रण या मार्केटिंग मिक्स की मैं बात करूं तो मार्केटिंग मिक्स मार्केट का वो भाग होता है जिसके द्वारा अपन विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अपने प्रोडक्ट को अधिक से अधिक बेच सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स के आधारभूत तत्वों, फंडामेंटल्स एलिमेंट्स है वो कौन कौन से है उनकी अपन बात करेंगे। फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, की मार्केटिंग मिक्स के है वो कौन कौन से है वो आधारभूत तत्व है।
उत्पादों का विपणन परिवर्तनशील वातावरण में निरंतर होता रहता है। जो उत्पाद होते हैं अपने उत्पादों का विपणन यानी कि उत्पादों की मार्केटिंग, क्या मार्केटिंग है, विपणन है, वो वातावरण के अंदर है, वो परिवर्तनशील में निरंतर होता रहता है। मार्केटिंग प्रोसेस में भी समाज में हो रहे परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप संशोधन करना आवश्यक होता है। जो अपना मार्केटिंग प्रोसेस है, विपणन प्रक्रियाएं होती है, उन मार्केटिंग प्रोसेस में भी जैसे जैसे समाज के अंदर परिवर्तन होता है वैसे वैसे मार्केटिंग प्रोसेस में भी है वो परिवर्तन करना आवश्यक होता है। विपणन प्रक्रिया में इन संशोधनों के कारण इनकी प्रभाव उत्पादकता निरंतर बनी रहती है एवं विपणन क्रिया बेकार नहीं होती है। जब अपन मार्केटिंग के अंदर समय के साथ में परिवर्तन करते रहते हैं तो अपना प्रभाव है वो मार्केट के अंदर बना रहता है, और परिवर्तन अपन करते रहेंगे तो अपने जो विपणन क्रिया होगी वो बेकार नहीं होगी, मार्केटिंग प्रोसेस अब बेकार नहीं होगा। इन प्रक्रियाओं की समीक्षा करने में विपणन मिश्रण को 4 आधारभूत तत्वों में विभाजित किया गया है, यानी कि मार्केटिंग मिक्स को, विपणन मिश्रण को है वो कितने भागों में बांटा गया है, 4 आधारभूत तत्वों में बांटा गया है। इन आधारभूत तत्वों को मिश्रण के 4P कहते हैं। क्या कहते हैं? 4P सिद्धांत कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? 4P सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि चारों अंग्रेजी के P अक्षर से प्रारंभ होते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और पैलेस। ये क्या है? विपणन मार्केटिंग मिक्स के क्या है? 4 फंडामेंटल्स है वो एलिमेंट्स है। क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ऐसा आएगा कि मार्केटिंग मिक्स को परिभाषित करते हुए उसके है वो किन्हीं 4 आधारभूत तत्वों के नाम लिखो। यहाँ तो अपन को है वो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। यहाँ क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछ देंगे कि प्रोडक्ट मिक्स के बारे में है वो समझाइए। प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स और पैलेस मिक्स। पहले अपन बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। कि व्यवसाय को प्रारंभ करने से पूर्व स्वामी या उद्यमी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी करता है। जब भी अपन कोई भी व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, क्या करते हैं? कोई भी व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, और व्यवसाय शुरू करने के बाद में उस व्यवसाय से अपन को जो उत्पाद प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? उत्पाद प्राप्त होगा। तो कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले उस व्यवसाय का कोई भी उद्यमी है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी करता है। क्या करता है कि उपभोक्ता को आवश्यकता किन उत्पाद की है। सबसे पहले तो अपन कोई भी कंपनी शुरू करेंगे, जैसे अपन मान लो वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने आसपास का जो मार्केट है, आसपास के क्षेत्र के अंदर अपन देखेंगे कि जो अपने उपभोक्ता है, इन उपभोक्ताओं को वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता है या नहीं है। अगर उनको वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता है तब तो अपन वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। अगर उनको आवश्यकता फर्टिलाइजर की है तो अपन वो फर्टिलाइजर शुरू कर देंगे बनाना। तो सबसे पहले तो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का पता होना चाहिए, और उसी के अनुसार है वो अपने व्यवसाय की उत्पादन योजना बनानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? जिस प्रकार के उत्पाद को आवश्यकता होगी, उपभोक्ताओं की जिस प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, उस प्रोडक्ट के अनुसार है वो अपनी प्रोडक्ट प्लानिंग है बनानी चाहिए। उसमें क्वालिटी, किसानों जो अपने आसपास के उत्पादक है, उपभोक्ता है, उन उपभोक्ताओं को क्या क्वालिटी चाहिए, उस क्वालिटी के हिसाब से अपना प्रोडक्ट तैयार करेंगे। उस प्रोडक्ट के अंदर उनको कौन कौन से फीचर्स चाहिए, उन फीचर्स के हिसाब से अपन प्रोडक्ट बनाएंगे। एवं उत्पाद के विपणन की क्रिया ब्रांडिंग, पैकेजिंग, सर्विस का भी निर्धारण करता है। सबसे पहले तो अपन को प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, उस प्रोडक्ट के बारे में अपन पता करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट की आवश्यकता ज्यादा है। उस प्रोडक्ट के बारे अपन को पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट की अपन को आवश्यकता ज्यादा है। उसके बाद में अपन देखेंगे इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अपन को कितनी रखनी है, उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखनी है, उस प्रोडक्ट के अंदर है वो कौन कौन से फीचर अपन को ऐड करने हैं। फिर उसका अपन प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करेंगे, उसका ब्रांड लगाएंगे, लोगो देंगे, उसकी पैकेजिंग किस प्रकार से करेंगे। एक सफल विपणन प्रक्रिया के लिए उत्पादों की योजनाओं का निरंतर अध्ययन करके उनका विश्लेषण करना अति आवश्यक होता है। अगर अपन को एक सफल मार्केटिंग प्लानिंग बनानी है तो उसके लिए उत्पाद की योजनाओं का निरंतर अध्ययन करना चाहिए, और अपना प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट प्रोजेक्ट है, उस प्रोडक्ट प्रोजेक्ट का अपन को है वो अध्ययन करना चाहिए, और उनका है वो क्या करना चाहिए? विश्लेषण करना चाहिए। एक उपभोक्ताओं द्वारा उत्पाद की आवश्यकताओं में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन महसूस किया जाए तो उसी के अनुरूप उत्पाद की योजना को भी संशोधित करना चाहिए। कोई भी अगर उपभोक्ता है, अगर मान लो उपभोक्ताओं की आवश्यकता में कोई भी किसी तरह का परिवर्तन होता है, अगर उपभोक्ता की आवश्यकताओं के अंदर परिवर्तन होता है तो अपन को भी उसके अनुसार प्रोडक्ट तैयार कर देना चाहिए।
उनकी आवश्यकताओं के अनुसार है वो अपनी योजना है उसके अंदर क्या करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर वो प्रक्रिया लंबे समय तक सफल नहीं रहती है। मान लो अपन ने कोई भी प्रोडक्ट शुरू किया तो शुरुआत में तो अपना प्रोडक्ट अच्छा चलता है, बाद में उपभोक्ता है उस प्रोडक्ट की, उपभोक्ताओं को आवश्यकता ही नहीं रहती है, उपभोक्ताओं किसी और प्रोडक्ट की आवश्यकता हो जाती है और अपन उस प्रोडक्ट को है वो उसमें परिवर्तन नहीं करते। जैसे अपन ने बात की नोकिया, पहले अपना एक मोबाइल आता था नोकिया, तो एक टाइम था जब नोकिया इतना चल रहा था मार्केट के अंदर, चारों तरफ नोकिया ही नोकिया था 2012 के आसपास, 2015 के आसपास। लेकिन वो नोकिया ने वो उपभोक्ताओं की जो वो योजना, उपभोक्ताओं की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार उसके अंदर फीचर ऐड किए ही नहीं, वो हमेशा ही कीपैड पे ही रहा। इसलिए इस नोकिया को है मार्केट से ढानियां उठ गई। अपने मार्केट के अंदर नोकिया फोन कम होने क्यों शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने वो फीचर चेंज किए नहीं। जब तक अपन उपभोक्ताओं के अनुसार फीचर चेंज नहीं करेंगे, उपभोक्ताओं के अनुसार अपना जो उत्पाद है उसको परिवर्तित नहीं करेंगे, तो अपने उत्पाद की ढांडी उड़ जाएगी। इसलिए अपन को उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार इसको चेंज करना चाहिए। आप नोकिया भी देख लो, इसने वो फीचर चेंज नहीं किए, इसने सिर्फ कीपैड ही रखा इसको, कीपैड के साथ में एंड्रॉइड के अंदर इन्होंने चेंजिंग नहीं की, तो उसकी ढांडी उड़ गई, उसकी जगह दूसरे प्रकार के वो स्मार्टफोन आ गए। तो जैसे जैसे अपने जो उपभोक्ता होती है, उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं बढ़ती है, उपभोक्ताओं का मन बढ़ चेंज होता रहता है, उसी प्रकार है वो अपने उत्पाद के अंदर भी है वो फीचर से ऐड करते रहना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्राइस मिक्स की, कि प्राइस मिक्स है वो विपणन योजनाओं को कैसे प्रभावित करता है। प्राइस मिक्स की अगर अपन बात करें तो उत्पाद के लिए उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली कीमत का सही मिश्रण होना आवश्यक है। कि कोई भी अपना उत्पाद है, उस उत्पाद के लिए अपना जो उपभोक्ता है वो उपभोक्ता अपन को कितनी प्राइस दे सकता है, उसका कितना मूल्य अपन को मूल्य दे सकता है, उसका भी है वो मिश्रण आवश्यक होता है। उत्पाद की कीमत पर्याप्त होने के साथ साथ में उचित लाभ की राशि भी विभिन्न स्तर पर प्राप्त कराए जाने वाले होनी चाहिए। अगर अपन बात करें उत्पाद के, अपना प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है, जो कीमत होती है, उस कीमत है वो उचित होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उचित होने के साथ साथ में अपने लिए लाभप्रद भी होनी चाहिए। क्या, अपने लिए लाभप्रद भी होनी चाहिए। अगर अपन मान लो कोई भी अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहे, उत्पाद तैयार कर रहे, उस उत्पाद की अपन ने मार्केट के अंदर एक प्राइस निश्चित कर ली, वो प्राइस क्या होनी चाहिए कि उपभोक्ताओं के द्वारा दे करने योग्य होनी चाहिए, यानी कि नहीं तो अपने उपभोक्ताओं ने ज्यादा घाटा होना चाहिए, नहीं अपने खुद ने है वो ज्यादा घाटा होनी चाहिए, दोनों में है वो फायदा होना चाहिए। इस प्रकार में अपने प्राइस है बात तैयार करनी है। अर्थात किसी भी उत्पाद की कीमत ऐसी होनी चाहिए जो उपभोक्ता द्वारा अपनाई जा सके और साथ ही साथ उस उत्पाद से लाभ की राशि भी प्राप्त की जा सके। अपन को प्राइस अपन जब निश्चित करते हैं तो प्राइस ऐसी होनी चाहिए कि वो प्राइस है वो उपभोक्ताओं के द्वारा अपनाई जा सके, यानी कि उस प्राइस पर उपभोक्ता अपने उत्पाद को खरीद सके और उस प्राइस पर अपने उत्पाद, जो अपना उत्पाद तैयार करते हैं उसमें भी अपन को है वो लाभ प्राप्त हो जाए। इस प्रकार की प्राइस होनी चाहिए। इसके लिए उत्पाद की कीमतें निरंतर जांच की जानी चाहिए और उत्पाद की कीमत के अंदर निरंतर जांच की जानी चाहिए। आवश्यकता अनुसार विपणन मिश्रण में संशोधित करते रहना चाहिए और जब आवश्यकता पड़ रही है तो प्राइस की कीमत, प्राइस जो अपना प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ा भी दे सकते हैं या फिर प्राइस कम भी कर सकते हैं। उत्पादों का विपणन कीमतों के आधार पर होता है। जो अपने प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है, विपणन होता है, वो कीमत के आधार पर होता है। निर्माता को विभिन्न कारकों के आधार पर सही कीमत है वो निर्धारित करना चाहिए। जो भी निर्माता है प्रोडक्ट का, उसको विभिन्न कारणों के आधार पर उस प्रोडक्ट की है वो सही कीमत तैयार करनी चाहिए। नेक्स्ट है अपना प्रमोशन मिक्स। क्या है प्रमोशन मिक्स? प्रमोशन मिक्स की बात करें तो प्रमोशन मिक्स में अपन ने उत्पादों की बिक्री एवं विज्ञापन का है वो पहलू सम्मिलित होता है। इसमें क्या करते हैं अपन, विभिन्न प्रकार के किसी भी प्रोडक्ट की एड वगैरह देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं, प्रमोशन देखते हैं, तो वो होते हैं अपने क्या होते हैं, प्रमोशन मिक्स होते हैं। उत्पादा उत्पादों एवं सेवाओं से प्राप्त होने वाले लाभ उपभोक्ताओं को अखबार, टेलीविजन, पोस्टर या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से निरंतर सूचित किया जाना चाहिए। अपने उपभोक्ता होते हैं, उन उपभोक्ताओं के पास में अपने उत्पाद के लाभ है वो पहुंचाने, चाहे टेलीविजन से पहुंचाए, अखबार से पहुंचाए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह से पहुंचाते रहना चाहिए।
जिससे उपभोक्ता उत्पादों एवं सेवाओं को निरंतर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। जिससे उपभोक्ता होते हैं वो अपने उत्पाद को है वो कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं और उपभोक्ताओं उत्पादों को खरीदने में उपभोक्ताओं का मन बना रहता है। जब अपन ज्यादा दिखाएंगे तो अपना यह उत्पाद है ज्यादा बिकेगा। विपणन प्रक्रिया को बढ़ाते रहने के लिए उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए निर्माताओं कंपनियों में मौसमी छूट भी देनी चाहिए, क्या डिस्काउंट भी है वो देना चाहिए, विशेष कीमत के ऊपर छूट देनी चाहिए, धार्मिक अवसरों पर कीमत में कमी करनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतों में है वो अपनी कमी की रणनीति निरंतर निरंतर संशोधित करने से अपनाई जानी चाहिए। वो डिस्काउंट वगैरह भी अपन को है वो देना चाहिए। नेक्स्ट है अपना पैलेस मिक्स या डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स के उत्पाद के चतुर्थ विपणन मिश्रण में उत्पादों को एक स्थान अथवा उनके उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में अपनाई गई वितरण योजनाएं मार्केटिंग चैनल का सबसे अच्छा चुनाव शामिल होना चाहिए। क्या होता है कि पैलेस मिक्स के अंदर अपन को मार्केटिंग चैनल जो अपना माध्यम है वो अच्छा होना चाहिए, जहां पर उपभोक्ताओं को जहां पर उपभोक्ताओं को अधिक उत्पाद की आवश्यकता होती है वहां पर अपना उत्पाद है वो पहुंचाना चाहिए। उत्पादों को थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेताओं के माध्यम अथवा प्रमुख की नियुक्ति एजेंटों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सकता है। अपने जो प्रोडक्ट होता है उन प्रोडक्ट को अपने होलसेल मार्केट के द्वारा या रिटेल मार्केट के द्वारा अपने वो अपने उपभोक्ताओं तक या फिर अपने जो आगे उत्पाद है अपने उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए एजेंट वगैरह की नियुक्ति करके है वो पहुंचाना चाहिए। उत्पाद को उत्पादक उपभोक्ता की ओर भिजवाने के विकल्पों में सबसे अच्छे विकल्प का चुनाव करना चाहिए। क्या अपना जो उत्पाद होता है उस उत्पाद को उत्पादक से उपभोक्ता की ओर भिजवाने के लिए क्या उत्पाद को उत्पादक से यहाँ पर से लगा देना। आप उत्पादक से उपभोक्ता की ओर भिजवाने के लिए विकल्पों में सबसे अच्छा विकल्प होना चाहिए जो उपभोक्ताओं की संतुष्टि, संगठन के लाभ एवं संगठन के साधनों के अनुकूल होना चाहिए। मतलब अपने प्रोडक्ट होता है जो अपना उत्पादक होता है उत्पादक से अपने उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ तो अपन वो कि अपने एजेंट लगा देंगे कंपनी वगैरह के प्रमोशन वगैरह कोई भी चीज वगैरह के प्रमोशन करने के लिए एजेंट वगैरह घूमते हैं। यहाँ फिर अपन वो रिटेल मार्केट या फिर होलसेल मार्केट के द्वारा अपने उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे। तो ये हो गया अपने 4P सिद्धांत। 4P सिद्धांत के अंदर अपन ने क्या देखा, एक तो प्रोडक्ट देखा, प्राइस देखी, उसके अलावा अपन ने पैलेस देखा और अपन ने क्या देखा, प्रमोशन के बारे में बात की। 3 सिद्धांत है वो और दिए गए हैं, उनके साथ में ये भी है वो ध्यान रखना आप। 3 सिद्धांत कौन कौन से, एक तो पार्टिसिपेंट्स, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस। एक बार निर्धारण विपणन मिश्रण में समय समय पर संशोधन करने की आवश्यकताओं के लिए निरंतर उसमें पाई जाने वाली कमियों एवं जानकारी एकत्रित करते रहना चाहिए और उसके अनुसार अपने विपणन मिश्रण में संशोधित करते रहना चाहिए। एक बार अपन जब मार्केटिंग मिक्स है वो तैयार करते हैं तो उसको है वो अपन को समय समय पर उसके अंदर संशोधन करते रहना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी कमी है, अपने प्रोडक्ट में कौन से फीचर है वो और ऐड करने हैं और उस कमी को ऐड करके उसका संशोधित है वो करते रहना चाहिए। विपणन प्रक्रिया में हो रहे निरंतर परिवर्तन के कारण विपणन मिश्रण के उपरोक्त आधारभूत तत्वों की है वो वर्तमान विपणन रणनीति से पूर्व समान प्रभाव नहीं होने के कारण है वो अपना है वो मान लो परिवर्तनों के कारण अपना विपणन मिश्रण के उपरोक्त है वो आधारभूत तत्वों की पूर्ति नहीं कर रहा है तो इनके है वो कारण है वो अपने प्रभाव नहीं रहता है। तो इसलिए अपना विपणन के अंदर है वो विपणन मिश्रण होता है, उस विपणन मिश्रण के अंदर अपन को अलग अलग परिवर्तन करते रहना चाहिए। विपणन मिश्रण के 3 नए आधारभूत तत्वों को बूम्स एवं बीटन ने है वो शामिल किया था। इसको अपन 7P कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए 7P तो इसमें है वो पार्टिसिपेंट्स साझेदारी या हिस्सेदारी, फिजिकल एविडेंस भौतिक प्रमाण और प्रोसेस को ऐड कर लेना। कोटलर ने विपणन मिश्रण के प्रारंभिक 4P के साथ में 2P को भारत में पेप्सी एवं कोका कोला कंपनियों के विपणन कार्यक्रम के आधार पर सम्मिलित किया था, पॉलिटिक और पब्लिक। अब अपन बात करते हैं कि मार्केटिंग मिक्स के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए कि विपणन मिश्रण अपन तैयार कर रहे हैं तो तैयार करने के कौन कौन से अपने उद्देश्य होने चाहिए। उत्पादन प्रक्रिया से अधिकतम लाभ प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी अपन प्रोडक्ट उत्पाद कर रहे हैं उसका उत्पादन कर रहे हैं उससे अपन को अधिकतम लाभ प्राप्त करना।
उत्पादों की बिक्री की मात्रा में वृद्धि करना, क्या करना, अपना प्रोडक्ट होता है उसकी बिक्री के अंदर है वो अधिक करना, यानी अपना प्रोडक्ट को है वो अधिक बेचना। पूंजी निवेश की गई राशि से अधिकतम आय प्राप्त करना, अपन ने जो पूंजी है वो निवेश की है, उस निवेश की गई राशि से अपन को अधिकतम आय प्राप्त करना। फर्म द्वारा उत्पादित उत्पाद के द्वारा बाजार में उत्पाद की कुल मात्रा में वृद्धि करना, जो भी फर्म द्वारा अपना उत्पाद का उत्पादन किया जा रहा है उसके द्वारा बाजार के अंदर उत्पाद की कुल मात्रा में वृद्धि करना, ये अपने मार्केटिंग मिक्स के उद्देश्य है। प्रत्येक प्रत्येक फर्म द्वारा तैयार किया गया विपणन मार्केटिंग मिक्स हमेशा अधिक लाभ प्राप्त करने वाला नहीं होता है। कोई भी फर्म होती है उसके द्वारा तैयार किया गया जो भी मार्केटिंग मिक्स है वो कभी कभार लाभ प्राप्त करने वाला, हमेशा लाभ देने वाला नहीं होता है। कि मार्केटिंग कंडीशंस के आधार पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज में परिवर्तन एवं पर्यावरण कंडीशन को प्रभावित करने वाले परिवर्तन से है अपना विपणन मिश्रण है प्रभावित होता है। अगर मैं बात करूं कि विपणन मिश्रण है अपना मार्केटिंग जो मिश्रण है वो मार्केटिंग मिश्रण किसके द्वारा प्रभावित होता है, तो मार्केटिंग मिश्रण को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कौन सा है, एक तो है अपना गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार पॉलिसी, एक तो अपना सरकारी पॉलिसी है, दूसरा अपना है वो एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से है वो अपना प्रोडक्ट है वो प्रभावित होता है, या फिर अपने है वो मार्केटिंग कंडीशंस की वजह से अपने जो विपणन मिश्रण अपन मिक्स तैयार किया है, मार्केटिंग मिश्रण तैयार किया है वो प्रभावित होता है। कि मार्केटिंग मैनेजर को निरंतर मार्केटिंग मिक्स में संशोधन करने का कार्य करते रहना चाहिए। जो भी मार्केटिंग मैनेजर है उस मार्केटिंग मैनेजर को निरंतर है वो मार्केटिंग मिक्स के अंदर परिवर्तन करना, निरंतर है वो परिवर्तन करते रहना चाहिए। आवश्यक सूचनाओं जो मार्केट से कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन है उस सूचनाओं को निरंतर एकत्रित करके एवं उनका विश्लेषण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मार्केट की कंडीशंस के आधार पर मार्केट इंफॉर्मेशन जो अपन को कलेक्ट की गई मार्केट की इंफॉर्मेशन होती है, बाजार की जो सूचनाएं होती है, उन बाजार की सूचनाओं को मार्केट की कंडीशंस के आधार पर है वो उनका क्या करना चाहिए, एनालिसिस करते रहना चाहिए। फर्म को पहले के समान ही लाभ प्राप्त करने में वो सहायक होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे मार्केटिंग सेगमेंटेशन। अब फिर अपनी क्लास है वो लंबी हो जाएगी, आप भी है वो इस क्लास के अंदर बाहर बोर हो जाओगे, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन मार्केटिंग सेगमेंटेशन पढ़ेंगे। तो मुझे आशा है कि आज अपन ने जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया है। अगर इन जो आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो है वो अच्छा लगा है, अपने पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को है वो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मस्त रहिए और अब पढ़ाई पे है वो ध्यान दीजिए। साथ साथ में अपना कोई भी कंपटीशन एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी है वो करते रहना चाहिए। 5वां सेमेस्टर आ गया है, 6वां 7वां 8वां 3 सेमेस्टर बचे अपने पास में, इसलिए अपना जो भी आगे का प्लान है उसको है वो तैयार कीजिए और उसके अनुसार अपनी तैयारी को है वो सुचारू रूप से शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।